Hello guys, welcome to our YouTube channel. I'm Noor and today we are going to study about organic chemistry. So we are starting with structure and bondings. So first topic in this chapter is the structural theory. अब जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है वो बेसिकली है क्या चीज़? स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या करती है, हमें एक फ्रेमवर्क देती है आइडियाज़ का कि जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड हैं, उनके अंदर कैसी बॉन्डिंग्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से उनके साथ अटैच्ड हैं, किस तरह से होल्ड हैं. इससे हमें शेप और साइज भी पता चलता है मॉलिक्यूल का, और ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है. फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को पिक्चर या फिर मॉडल से, जिसमें हमारा जो लेटर्स या फिर प्लास्टिक बॉल से एटॉमिक न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम लाइंस, डॉट्स या प्लास्टिक पेग्स से डिनोट करते हैं. जो हमारी स्ट्रक्चरल थ्योरी है ये बहुत ही अच्छा डील करती है कंपाउंड्स के साथ. इसमें क्या होता है, ये हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के बारे में बता देती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे आई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर वो कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, कलर कौन सा आ रहा है, आ भी रहा है कलर की नहीं. फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, कौन से कंपाउंड से वो रिएक्ट करेगा, उस अगर रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे रिएक्ट कर रहा है, जल्दी से रिएक्ट कर रहा है या धीरे से रिएक्ट कर रहा है, स्लोली रिएक्ट कर रहा है. तो ये चीजें हमें स्ट्रक्चरल थ्योरी में पता चल रही थी. तो इससे क्या हो रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला से जो हमें नहीं पता चल रहा था वो इस स्ट्रक्चरल थ्योरी से हमें चीजें पता चल रही थी. नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल बॉन्ड्स. अब जब हमने स्ट्रक्चरल थ्योरी पढ़ी तो उसमें हमने सबसे पहले यही देखा कि जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्डेड हैं. तो केमिकल बॉन्ड्स जो है उसके बारे में डिस्कस करने लगे. 1916 में केमिकल बॉन्ड्स दो तरह के पता चले, एक आयनिक और एक कोवलेंट. आयनिक बॉन्ड जो था वो वॉल्टर कॉशल ने दिया, और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जीएन लुइस ने बताया. इन दोनों के अकॉर्डिंग जो एक बेसिक आइडिया था, कंसेप्ट था जो एटम्स का, वो क्या है कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसके ऑल अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं, तो वो क्या थे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ में 18 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो उसके बाद ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी कब आएगी, जब आउटर मोस्ट शेल जो है वो पूरा फिल होगा, जैसे कि नोबल गैसेस में. ठीक है, तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बन रहे थे वो इसी चीज से पता चल रहा था कि कितनी स्टेबिलिटी है. अब जो अराइज हो रहा है ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स का, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एक टेंडेंसी है कि उन्होंने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है. या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. अब आते हैं आयनिक बॉन्ड्स. आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन्स की. जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाते हैं और उनमें बॉन्ड बन जाता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड. इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में जो आयनिक बॉन्ड है उसमें टिपिकली एक क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब मेटालिक एलिमेंट होगा, दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कि नॉन मेटालिक होगा. अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, सपोजिंगली सोडियम है. सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, और फ्लोरीन क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और वो क्या फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम फ्लोराइड. तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो रिजल्ट होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है. जब 2 हाइड्रोजन एटम एक साथ आएंगे तो दोनों शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों के पास क्या हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब इन्होंने क्या किया, शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की. एक हाइड्रोजन के पास था, एक दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक है, दोनों कहते हैं चलो ठीक है हम एक एक दूसरे को देते थे, शेयर कर लेते हैं,
और क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिक उसमें क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बॉन्डिंग हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो कौन सी है, कोवलेंट बॉन्डिंग। 1926 में एनरिच स्कॉटेंडर आए जिन्होंने डेवलप किया था क्वांटम मैकेनिक्स को। इन्होंने जब इंट्रोडक्शन दी क्वांटम मैकेनिक्स की तो इसने ट्रिमेंडियस चेंज दे दिया था। इसमें क्या था, इन्होंने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी थी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के टर्म्स में इन्होंने क्या किया, हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम वेव इक्वेशन कहते हैं। और जो ये वेव इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं इस वेव इक्वेशंस के, उन सबको हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शंस। इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल में पूरी जो रिएक्शन है वो इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में ही। उसके बाद ये जब आया तो बहुत इजीली एक्सेप्ट हो गया और बहुत ही अच्छा था, जिसमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अप्रोच थी इसमें। अब आता है अगला टॉपिक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो हमने वेव इक्वेशन पढ़ी थी उससे हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलरली कौन सी जगह पे होगा और वो कैसे मूव कर रहा है, फास्टली मूव कर रहा है या स्लोली, तो हमें वो चीज़ नहीं पता चल रही थी। पर जो हमारी वेव इक्वेशन थी वो हमें एक प्रोबेबिलिटी बता रही थी कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। तो अब जो ये रीजन है ना स्पेस में जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स की मिल सकते हैं, कि प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मिलेंगे, उस सब को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। और जो ये ऑर्बिटल है ये डिफरेंट काइंड्स के ऑर्बिटल हैं और इनका साइज और शेप भी डिफरेंट है। और जो पर्टिकुलर काइंड का ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाई कहाँ पर होंगे, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब वो कहता कि हम पिक्चर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एज अ क्लाउड, कि मतलब अब जो क्लाउड का शेप होगा वही ऑर्बिट का शेप होगा, मतलब कि वही प्रोबेबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। और जितना ज़्यादा डेंसर होगा क्लाउड उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मिलेंगे हमें। तो अब जो एवरेज नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी ज़्यादा होंगे उस रीजन में, मतलब कि ऑर्बिटल में ये जो नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब हम क्या करते हैं, एक बारी देख लेते हैं कि शेप्स क्या क्या है एस पी की। S is spherical in shape and P is dumbbell in shape. अगला हमारे पास आता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन एटम के बारे में पढ़ेंगे सिंपली। तो एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन की, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कार्बन है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो ना तो ये लूज कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर सकता है। ये क्या करता है, शेयर करता है। लॉस या फिर गेन क्यों नहीं कर लेता ये 4 इलेक्ट्रॉन्स औरों की तरह, इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसे, या तो ये गेन करेगा या फिर जब ये लूज करेगा। तो जो केमिकल रिएक्शंस में जो बेसिकली ये एनर्जी चाहिए ये बहुत ज़्यादा है, इतनी अप्लाई नहीं हो पाती, तो इसलिए जो कार्बन है वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो अब कार्बन एटम है उसमें उसकी जो कोवैलेंसी है वो क्या है, 4, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो जो उसकी टेट्रा कोवैलेंसी है कार्बन की उसे हम कैसे बता सकते हैं, उसमें होता क्या है, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तब जो 2 इलेक्ट्रॉन s के हैं वो क्या करते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में चला जाता है, जो कि 2pz जैसे कि एम्प्टी है तो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। जब वो उसमें चला जाएगा तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा वो, और एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास वो आ जाता है जो कि हाफ फिल्ड है। और इस तरह से जो कार्बन है वो क्या है, उसके पास टेट्रावैलेंसी आ गई और वो क्या करेगा, 4 एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। इस तरह से कार्बन जो है वो बॉन्ड फॉर्म करता है। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवलेंट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।